बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सडनली इंडियंस ने मुझे अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मुल्क पाकिस्तान की बात आएगी, आई विल ऑलवेज स्टैंड स्टॉल जस्ट लाइक द अदर 24 करोड़ पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। भाई आप लोग डिग्निटी की बात करते हो, अजीब व गरीब बातें करते हो, सोच आपकी इतनी छोटी है, ठीक है। हमारे दिल देखो पाकिस्तानियों के, इतने बड़े दिल हैं। दूसरी बात यह है कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे लिए जो पाकिस्तानी अवाम है, मेरे जो पाकिस्तानी फेलोज हैं ना, वही काफ़ी हैं। तो अगर आप लोग अनसब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन कोई अगर मुझे अनसब्सक्राइब कर देता है सब्सक्राइब करने के बाद, तो ये उसकी छोटी सोच ही बताती है कि भाई ये उसकी इतनी छोटी सोच है और इतना छोटा सा दिल है उसका। मैच की तरफ वापस आते हैं तो भाई बहुत ही शर्म का और बहुत ही जलालत का मकाम था। आज पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखा तो सोच रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट कितनी ज़्यादा गिर गई है, स्पेशली बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करें। क्योंकि आप देखें ना, आपने बाबर आजम को बाहर कर दिया था, आपने मोहम्मद रिजवान को टीम से आउट किया। और क्यों आउट किया आपने कहा कि उनके स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत ही कम है, वो बहुत स्लो क्रिकेट खेलते हैं, जो मॉडर्न क्रिकेट है उसके साथ वो चल नहीं पा रहे, तो इसलिए आपने उनको बाहर कर दिया। कैप्टन आपने चेंज किया, सलमान अली आगा को आप लेकर आए, नए नए प्लेयर्स का आपने इंक्लूजन किया टीम में, ठीक है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हम सीरीज बहुत ही बुरी तरह से हारे, लेकिन हम खामोश रहे क्योंकि हमने कहा कि नए लड़के हैं, पहली सीरीज है, चांस देते हैं, आगे चलते हैं। लेकिन मैं कहूँगा एक बंदा है फुरकान भट्टी, उसने सोने पे सुहागा पाकिस्तानी अवाम को बहुत ही ज़्यादा भड़काया। भाई वो तो बाबर आजम के जैसे पीछे ही पड़ गया ना, और मोहम्मद रिजवान के भी पीछे पड़ गया। अब देख ले, अब उसकी वीडियो जाके देखें वो क्या बोलेगा पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को देखकर। शर्म आ रही थी आज, बहुत ही ज़्यादा शर्म का मकाम था भाई। जिस तरह से पाकिस्तानी जो टॉप बैटिंग लाइनअप थी और जो मिडिल ऑर्डर था, जिस तरह से फेल हुआ है, ऐसे फेल कोई बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट हो सकता है? इतनी बुरी तरह से फेल हो सकता है कि दिखने पे लग रहा था कि 100 रन भी पाकिस्तान से आज नहीं बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैं पहले जिक्र करता हूँ सलमान अली आगा का। सलमान अली आगा बतौर कैप्टन पूरे एशिया कप में उनका जो एवरेज है वो 12 रन से भी कम है। स्ट्राइक रेट अगर उनका आपका देखें ना, क्योंकि स्ट्राइक रेट की बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं, ये 77 का स्ट्राइक रेट है उनका यार पूरे एशिया कप में। 100 का भी नहीं है, 100 छोड़ें, 90 के करीब भी नहीं है। तो ऐसे आप कैप्टन ऐसा लेके चल रहे हैं जो फ्रंट से लीड कर रहा है, वही इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर रहता है, इतना ज़्यादा अंडर प्रेशर नजर आता है, उसकी तरफ से कोई सॉल्यूशन, कोई जवाब नहीं आता। तो फिर बाकी बैटिंग लाइनअप का क्या कसूर है? फिर साइम अयूब बेचारे का क्या कसूर है? उसको कौन कॉन्फिडेंस देगा कि 4 बार, चौथी बार आज डक पे आउट हुआ वो पूरे एशिया कप में, ठीक है। फखर जमान, वो अकेला फौजी कब तक लड़ेगा भाई? कभी ना कभी उसने भी फेल होना है। साहिबजादा फरहान हर मैच में वो तो रन नहीं करके देगा ना आपको, किसी ना किसी मैच में उसकी भी बैट फॉर्म लगेगी तो वो भी आउट होगा। और सबसे ज्यादा ताज्जुब मुझे इस चीज पे हो रहा है कि मोहम्मद नवाज को आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। इवन के मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो भी बोलते थे कि भाई गलत सिलेक्शन हुई है, लेकिन मैंने हमेशा सपोर्ट किया मोहम्मद नवाज को। और दूसरा, बाबर आजम कहता था ना कि मोहम्मद नवाज तू मेरा मैच विनर है, ये बहुत बार प्रूफ हो गया। अब आप पिछले मैचेस उठा के देखिए, मोहम्मद नवाज कब तक सहारा देगा टीम पाकिस्तान को? आज भी उसने 25 रन किए 15 गेंदों पे। वो 25 रन बहुत ज्यादा क्रूशल थे पाकिस्तान के लिए, वो नहीं आते तो पाकिस्तान, जैसे कि मैंने कहा, 100 रन भी नहीं बना रहा था आज। दूसरा, मोहम्मद हारिस, उनकी बैटिंग ने आज भी मुझे इंप्रेस नहीं किया। 31 रन उन्होंने बनाए, पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर वही थे, लेकिन वो वाली बात नहीं थी उनकी तरफ से जो उनसे चाहिए थी। और अब उनसे कुछ इतना ज्यादा रिक्वायर्ड है भी नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो एक फेल बैट्समैन है। जो स्ट्रीट क्रिकेटर्स होते हैं ना, जो गली क्रिकेट खेलते हैं, वो उनसे बेहतर बैटिंग करना जानते हैं भाई, उनसे बेहतर टेक्निक होती है उनकी। मोहम्मद हारिस की बिल्कुल भी टेक्निक नहीं है, उनकी बैटिंग में बहुत ही ज्यादा फ्लॉज हैं और वो एशिया कप में खुलकर सामने आ चुके हैं। अब बस ये देखना है कि एशिया कप पाकिस्तान का खत्म होता है। अब कब खत्म होगा पाकिस्तान का एशिया कप, जीत पे या हार पे, इसमें हम बात करते हैं आगे। लेकिन मोहम्मद हारिस का मुझे लगता है अब सफर मुश्किल हो जाएगा आगे। भाई मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। हुसैन तलत के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि हुसैन तलत जो है भाई, वो बड़े मैच के प्लेयर नहीं है, वो कहीं से इंपैक्ट प्लेयर नहीं है। ये जो टल्ले हैं आपके, चले मोहम्मद हारिस टल्ले, ठीक है, और दूसरे आपके मोहम्मद नवाज को आप टल्ला बोलते थे ना, वो तो हर मैच में आपको परफॉर्म करके दे रहा है। फहीम अशरफ आपका टल्ला हो गया। वो इंपैक्ट प्लेयर फिर भी नजर आते हैं, कहीं मैच फंसेगा, कहीं ज्यादा रन चाहिए होंगे कम गेंदों पे, तो वो निकालने वाले प्लेयर्स हैं। हुसैन तलत आपको तब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा। और हुसैन तलत के बारे में कहा था, पिछला मैच जितवाते तो कोई बहुत ही बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। रन बॉल भी अगर मैच नहीं जितवा सकता पाकिस्तान, इस तरह के बैट्समैन, हुसैन तलत के लिए वो प्रॉपर गेम था। वो इसी तरह के प्लेयर है, इसी तरह उनको खेलना आता है भाई। वो टेस्ट क्रिकेट खेलें तो वो ज्यादा बेहतर है। एक टेस्ट क्रिकेटर जो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर है, जिसका माइंडसेट भी टेस्ट क्रिकेट नहीं है, उसको आप T20 क्रिकेट खिला रहे हैं और फिर आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको 20 गेंदों पे 40 रन करके देगा, तो ये कैसा माइंडसेट है? पाकिस्तान एक तरफ बात करती है मॉडर्न क्रिकेट की, दूसरी तरफ हुसैन तलत को अपनी टीम में खिला रही है।
तो एक तो ये मुझे ये कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। बाबर आजम, हमने मोहम्मद रिजवान की बात की, अब वो वापस आते हुए आपको दिख रहे हैं। बहुत ही जल्दी एशिया कप खत्म होगा और आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का सबा सत्यानाश कर दिया गया है। मॉडर्न क्रिकेट बोल बोल के इतना नीचे ले गए कि वही बात कि पाकिस्तान की पहले भी यही होता था, 1-2 विकेट गिरती थी और पूरी बैटिंग लाइनअप लेट जाती थी, और आज भी वही हो रहा है, कोई चेंज नहीं आया। वही थकी हुई अप्रोच है, वही इंटेंट के नाम पे वही घिसे पिटे रोल है भाई हर बैट्समैन के, कि वो आता है, ठीक है, रोकना शुरू कर देता है और फिर सामने वाले बैट्समैन को भी प्रेशर में लेकर आता है, आने वाले बैट्समैन को भी प्रेशर में लेकर आता है और खुद भी अपनी विकेट थ्रो करता है। तो वही सारी चीजें चलती हुई आ रही हैं। पाकिस्तान ने किसी तरह से 135 रन आज बनाए, ठीक है, वही जो आपका लोअर मिडल ऑर्डर है उसने कुछ कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी का एक छक्का लग गया दोबारा से, 136 का टारगेट दिया। मुझे शुरू में लग रहा था कि पाकिस्तान मैच को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप ने पिछले मैच में अच्छा किया था और सिर्फ इंडिया के खिलाफ फेल हो जाती है बॉलिंग लाइनअप, वैसे अच्छा करती हुई आ रही है भाई। और शाहीन शाह अफरीदी स्पेशली उनके बारे में कहूंगा, बहुत ज्यादा रिदम में नजर आ रहे हैं। वो उनका जो पेस था जिसको हम काफी टाइम से मिस कर रहे थे, वो वापस आ गया है। 142 143 का पेस उनका आता है अब, 139 वो आराम से करते हैं और साथ में उनको स्विंग भी मिल रहा है, उनको बाउंस भी मिल रहा है, तो वो अच्छा उनकी तरफ से आ रहा है। 3 विकेट्स उन्होंने ली, 2 विकेट शुरू में ली और बांग्लादेश की जो है वो कमर तोड़ दी थी। भाई बांग्लादेश जो है एक अच्छी टीम है, नो डाउट। एक जो उनके सैफ प्लेयर आए हैं ओपनर, बहुत मैंने पिछले मैच में उनको देखा इंडिया के, तो छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। हर बुमराह को भी छक्का दिया उन्होंने, स्पिनर्स को भी ऐसा मिला के। जो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर है भाई स्पिनर के, वरुण चक्रवर्ती, उनको तो कल उन्होंने लपेट के छक्के मारे और क्या मजे के छक्के मारे हैं। 40 रन से ज्यादा दे गए थे कल वरुण चक्रवर्ती। भाई इंडियंस नंबर 1 प्लेयर है T20 के, तो देखें आप भाई, हर किसी का बैड डे आता है, कल उनका बैड डे था, तो कल को किसी और का बैड डे हो सकता है। आप आज साइम अयूब को ट्रोल कर रहे हैं कि वो 4 बार डक पे आउट हो गया, तो कल को आप ऐसा ना हो कि कोई और जो है वो शुभमन गिल को, और ये आपके जो अभिषेक शर्मा है जो अभी नए अच्छे बैट्समैन है, नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन कल को उनका बैड डे आ गया, उनका बैड पैच आ गया, बैड फॉर्म आ गई, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर उनको ट्रोल कर रहा होगा हर कोई वहां पे। तो भाई हर किसी का बैड डे आता है। अभी बैड फॉर्म चल रही है साइम अयूब की, लेकिन अच्छा प्लेयर है, कमबैक जरूर करेगा और बहुत जल्दी करेगा, आप देखेंगे। उनको बस कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस देना होगा उनको। मैच में वापस मैं कहीं और चला गया था। बांग्लादेश का कहूंगा कि भाई फील्डिंग करते हुए क्या मछलियां पकड़े होते हैं यार। फील्डिंग बहुत ज्यादा पुअर है बांग्लादेश की, कुछ अच्छे कैचेस पकड़ लेती है, लेकिन फिर कैचेस इतने इजी कैचेस छोड़ती है कि लगता ही नहीं है कि बांग्लादेश की जो फील्डिंग लाइनअप है वो किसी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम की है, बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी नजर आती है। तो इस पे बार बार कहता हूं कि काम करने की जरूरत है, आपको काम करना होगा। बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन फील्डिंग साथ नहीं दे रही। पाकिस्तान को 135 रन करवा दिए आज बांग्लादेश ने। उनकी जो फील्डिंग थी उसने साथ दिया भरपूर, बहुत सारे प्लेयर्स के एंड में स्पेशली कैचेस छोड़े हैं बांग्लादेशी फील्डर्स ने, और ऐसे पाकिस्तान जो है वो 135 रन बनाने में कामयाब हुआ। वरना बांग्लादेश के हाथ में मैच था आज, पूरा का पूरा सुनहरी मौका था बांग्लादेश के पास कि वो मैच को जीतता और फाइनल में अपनी जगह बना लेता, लेकिन बांग्लादेश ने स्लिप कर दिया। जैसे फिश हाथ में आके स्लिप हो जाती है, ऐसे मैच जो है वो बांग्लादेश के हाथों से स्लिप हो गया। सबसे पहली गलती बांग्लादेश की फील्डिंग की, दूसरा फिर बैटिंग में बांग्लादेश क्या कर रही थी कुछ नहीं समझ आ रहा था, विकेट्स थ्रो करती गई है हर कोई। भाई 136 रन आपको चेस करने हैं, आपको कोई 140 रन चेस थोड़ी करने, 186 रन थोड़ी चेस करने हैं कि आप इतना तेज खेलने की कर रहे हैं। शुरू में आप देख भी रहे हैं आपके 1-2 बैट्समैन जल्दी आउट हो गए, उसके बावजूद आप अटैकिंग अप्रोच के साथ जा रहे हैं। इस तरह की अप्रोच नहीं समझ आती भाई। जब आप देख रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप अच्छा कर रही है, स्पिनर्स भी अच्छा करके दे रहे हैं, तो फिर आप दोबारा से वही हरकतें। तो भाई बांग्लादेश ने जो है आज का मैच मैं कहूंगा कि लूज किया है। सेट मैच था उनके लिए, लेकिन वो लूज कर गया किसी तरह से। बॉलिंग लाइनअप नो डाउट पाकिस्तान ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की। शाहीन शाह अफरीदी का मैंने जिक्र किया। हारिस रऊफ को मुझे दोबारा बहुत गुस्सा आया जब मैंने उनको पावर प्ले में देखा कि पावर प्ले में आगे दोबारा बॉलिंग करवा रहे हैं। सलमान अली आगा इतने ज्यादा पुअर कैप्टन है कि इससे ज्यादा बुरा कैप्टन मैंने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा, कि जो अपनी गलतियों से, पुरानी गलतियों को दोबारा से रिपीट करता है नेक्स्ट मैच में। हारिस रऊफ को बार बार देख चुके हैं कि जब लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो हारिस रऊफ को पावर प्ले में लेकर आना मतलब वो भाई रन लीकिंग मशीन बन जाते हैं। एक ओवर में वो 10 रन भी दे दें तो प्रेशर उल्टा पाकिस्तान पे आ जाता है, और ये आज दोबारा से हुआ। उन्होंने आते साथ 10 रन दे दिए ओवर में, एक छक्का खा गए, चौका खा गए। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, उसके बाद दोबारा से लेकर आ गए। फिर मैंने बोला भाई ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये मैच में। लेकिन चले फॉर्चुनेटली उन्होंने एक विकेट ले दी वहां पे, लेकिन ये बार बार नहीं होगा। हारिस रऊफ पावर प्ले के बॉलर नहीं है भाई, अच्छे बॉलर हैं लेकिन पावर प्ले के बॉलर नहीं है। आपको पावर प्ले के बाद खिलाना पड़ेगा उनको, वरना वो पिटते रहेंगे। और इंडिया के खिलाफ ये गलती भाई मत करना, मैं हाथ जोड़ता हूं दोबारा से। पहले इतनी बार बोल चुका हूं, लेकिन इंडिया के खिलाफ ये गलती मत कर देना भाई दोबारा कि हारिस रऊफ को पावर प्ले में लेकर आ रहे हैं। उनको पावर प्ले के बाद खिलाएं भाई। आपके पास कोई होना चाहिए अच्छा पेसर। फहीम अशरफ का बैटिंग में इतना कोई खास फायदा नहीं है, तो फहीम अशरफ को आप बाहर कर दें और मोहम्मद वसीम जूनियर को ले आए ना, उनको थर्ड पेसर के तौर पे खिलाएं आप।
वो अच्छा भी कर सकते हैं। इंडिया को मैंने देखा है कि इंडिया जो है वो अच्छे पेसर्स के अगेंस्ट, जिनका पेस होता है 140 प्लस, इंडिया थोड़ी प्रेशर में आती है भाई, आती है, नो डाउट। भैया आपको मानना होगा इंडियंस, अब आप बोल रहे होंगे मैं इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये सच बात है, प्रेशर में आती है। और ये हमेशा से रहा है इंडिया का वीक पॉइंट कि अच्छी पेस अटैक के सामने इंडिया की थोड़ी बहुत बैकफुट पे चली जाती है इंडिया। तो ये पाकिस्तान को करना होगा कि शाहीन शाह अफरीदी का अच्छा पेस आ रहा है, हारिस रऊफ का अच्छा पेस आ रहा है, वसीम जूनियर को भी ले आएंगे तो वो भी 140 प्लस करते हैं, तो इंडिया के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, थोड़ा शॉकिंग होगा ये। अब बस सवाल ये रहता है कि पहले चलें मैच को खत्म करते हैं जल्दी से, कि पाकिस्तान ने जो है वो आज का मैच 11 रन से जीत लिया, लकीली, शुक्र है खुदा का। सबने अच्छी बॉलिंग की, बस अबरार अहमद थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, एक विकेट ना ले सके वो। बाकी साइम अयूब को ये बॉलर बनाने में पक्का तुले में है, तो साइम अयूब ने आज भी अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट आज दोबारा निकाल दी उन्होंने। 1 विकेट मोहम्मद नवाज ने निकाली, 3 विकेट हारिस रऊफ ने निकाली, 3 विकेट शाहीन का मैं बता चुका हूँ। तो ऐसे पाकिस्तान जो है वो 11 रन से ये मैच जीतने में कामयाब हुआ, फाइनल में जगह पक्की की उन्होंने इंडिया के साथ। अब इंडिया जो है वो एशिया कप में हमें 2 मैचेस हरा चुका है, तो हम जो है वो बहुत ही ज्यादा अंडर प्रेशर होंगे। और इंडिया जो है बेशक उसका कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए इंडिया को, क्योंकि 2 मैचेस वो बहुत इजीली हमसे जीता है, लेकिन अब सवाल ये है कि इंडिया को अगर हराना है तो हराना कैसे है। तो इसका जवाब है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान टॉस जीता है तो कभी भी ये गलती ना करे कि इंडिया को चेस करवा रहा हो, क्योंकि इंडिया चेस करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आपने देखा है कि पूरे एशिया कप में इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो अलग से नजर आई है। अगर उनकी शुरू में भी विकेट गिर जाती है तो मिडिल ऑर्डर भी इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो सहारा दे देता है, अच्छा रन लगाने में कामयाब हो जाता है वो। तो ऐसे में अगर आप चेस करवाएंगे इंडिया को तो आप बहुत ज्यादा, आप 180 190 भी करेंगे। लास्ट मैच में देख लिया आपने 171 किया था, कोई फायदा नहीं हुआ। तो अगर आप 180 190 भी करेंगे ना तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप में वो दम खम है कि वो चेस डाउन कर सकती है टारगेट को, तो आप बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर रहेंगे। तो ऐसे में मैं कहूंगा कि आप इंडिया को टॉस अगर जीतें, हमारे हाथ में नहीं है, इंडीड हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर टॉस जीतते हैं तो पहले इंडिया को आप बैटिंग करवाएं और इंडिया को अच्छे से घेरने की कोशिश करें, उन पर दबाव बनाएं। अगर आप उनको जल्दी पकड़ लेंगे तो फिर चांस बन सकता है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान अच्छे से बैटिंग करे, समझदारी के साथ सेंसिबल क्रिकेट खेलने की कोशिश करे। ऑल्दो नजर नहीं आ रही सेंसिबल क्रिकेट नहीं है, मैं बैटिंग की पहली बात कर चुका हूं, उसकी वजह से तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट हुआ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। बहुत ही पैथेटिक क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से, बैटिंग लाइनअप, बैटिंग अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बहुत ही ज्यादा ऑब्नॉक्शियस क्रिकेट। ठीक है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, लिटरली मैं जो बोलना चाहता हूं वो यहाँ बोल नहीं सकूंगा कि जो मैं आज मेरे मुंह से निकल रहा था पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, कि इतनी गंदी क्रिकेट पता नहीं कौन खेल सकता है। कि हम जो है वो, हमारा जो कंपटीशन है ना, अगर इस बैटिंग लाइनअप को देखना है आपने, तो कंपटीशन हमारा सिर्फ बांग्लादेश के साथ, यूएई के साथ और ओमान जैसी टीमों के साथ रह गया है भाई। इस बैटिंग लाइनअप के साथ, इस बैटिंग लाइनअप के साथ हम नहीं जीत रहे बड़ी टीमों से, हम नहीं जीत सकते ऑस्ट्रेलिया से, हम इंग्लैंड से नहीं जीत सकते भाई इस बैटिंग लाइनअप के साथ। तो ये अब इसको तो अब एशिया कप खत्म करते हैं, उसके बाद ही अब देखना होगा कि क्या चेंजेस होती हैं, क्या चीजें होती हैं, कौन प्लेयर टीम में आता है, कौन प्लेयर बाहर होता है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी मुझे पक्की दिख रही है, उनको लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। खैर, इंडिया के साथ अब मैच है और भाई मैं आपको साफ कहूंगा कि आप बिल्कुल भी होप मत कीजिएगा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को पकड़ लेगा। ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि अब इंडिया कब तक जीता रहेगा भाई, ऐसा भी नहीं है कि इंडिया हमें दो मैचेस हरा चुके हैं कंसेक्यूटिवली, ऐसा भी नहीं तीसरा मैच भी हरा दे, और ऐसा हो भी सकता है कि हरा दे, लेकिन इतना ईजी नहीं रहेगा। इंडिया, मैंने फिर वही बात कि इंडिया और पाकिस्तान का प्रेशर वाला मैच होता है, जिसने टीम ने प्रेशर लिया वो गई भाई, वो टीम थल्ले गई, और जो टीम हावी हुई वो ले जाएगी मैच को। 1 साइडेड चल रहे हैं, तो कल का मैच भी मुझे जो है, संडे का जो मैच है वो भी मुझे 1 साइडेड ही लगता है कि या तो इंडिया की तरफ से 1 साइडेड होगा जो कि जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, या तो फिर पाकिस्तान की तरफ से 1 साइडेड होगा जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन हमारी दुआ है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ऐसा होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और हमारी 24 करोड़ अवाम के लिए भी, क्योंकि जिनका एतमाद जो है वो क्रिकेट से उठता जा रहा है टीम को देखते देखते। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हम इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।